जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे दिल्ली में और बढ़ेगा बाढ़ का संकट। यमुना के उफान के बीच कई इलाकों में झमाझम बारिश। तो उधर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा इस देश में बीजेपी से बड़ा देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग और कोई नहीं। उधर सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर कर सकता है लैंडिंग। तो वहीं शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत पवार। एनसीपी में बगावत के बाद हुई पहली मुलाकात। तो उधर पटना में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर हुई एफआईआर। तो वहीं सीमा भाभी से मिलने वालों का रखा जा रहा रिकॉर्ड। रजिस्टर में एंट्री के बाद ही हो रही मुंह दिखाई। उधर एनसीपी विधायक एकनाथ खड़से का बड़ा दावा। बोले बीजेपी में कभी भी हो सकता है बड़ा विस्फोट। विधायकों में है नाराजगी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यमुना का पानी सड़कों पर आ जाने के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर यातायात बाधित रहने के आसार हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज यमुना के जल स्तर में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन यमुना अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। यमुना का जल स्तर भले ही थोड़ा कम हो गया है, लेकिन राजघाट और आईटीओ के आसपास पानी का बहाव काफी तेज होने से हालात डरावने वाले हैं। इसके चलते इन सड़कों पर सुबह से ही जाम की स्थिति बन गई है। और ये बड़ी खबर, सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा इस देश में बीजेपी से बड़ा देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग और कोई नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में भारत की जमीन को चीन और पाकिस्तान के क्षेत्र में दिखाया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी से बड़ा देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में और कोई नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि हिंदुस्तान की सरजमी के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी ने यह पाप किया है। और ये बड़ी खबर, सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर कर सकता है लैंडिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। और ये बड़ी खबर, शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत पवार। एनसीपी में बगावत के बाद हुई पहली मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे। अजीत पवार चाचा शरद पवार की पत्नी और अपनी चाची प्रतिभा पवार का हाल जानने पहुंचे हैं। प्रतिभा पवार की तबीयत खराब है। शुक्रवार को ही उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। अजीत पवार ने पिछले दिनों अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी में कई विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और बीजेपी एकनाथ शिंदे गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। इस सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। आज ही उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। बगावत के बाद पहली बार है जब अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई है। फिलहाल क्या बातचीत हुई है इसको लेकर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। और ये बड़ी खबर, पटना में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर हुई एफआईआर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजय सिंह की बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से उनकी मौत हुई है। इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वहीं पटना में विधानसभा मार्च करने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिकी में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस ने जांच में और भी नाम जोड़ने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर हंगामा करना, पुलिस के साथ मारपीट करना, हमला करना, पत्थरबाजी करना और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। मजिस्ट्रेट के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, औरंगाबाद के एमपी सुशील कुमार
कुमार सिंह, पूर्व मंत्री नितिन नवीन सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और बड़ी खबर, पाकिस्तान से भारत आई सीमा भाभी से मिलने वालों का रखा जा रहा रिकॉर्ड, रजिस्टर में एंट्री के बाद ही हो रही मुंह दिखाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पबजी पार्टनर के प्यार के लिए पति और वतन को छोड़कर 4 बच्चों के संग नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर आज दुनिया भर में छाई हुई है। मीडिया भी सीमा हैदर और उसके भारतीय प्रेमी की कहानी में खासी दिलचस्पी ले रही है और इसी के चलते उसे देखने और मिलने वाले भी सैकड़ों की तादाद में रोज रबुपुरा स्थित सीमा की ससुराल पहुंच रहे हैं। लोगों में सीमा को देखने और उससे मिलने का ये क्रेज अब परिवार के लिए सिरदर्द बन गया है। इन सब के बीच जहां सीमा हैदर और सचिन ने मीडिया से अब थोड़ी दूरी बना ली है, तो वहीं उसके परिवार ने मुंह दिखाई के लिए आने वालों का भी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तानी बहू के नाम से प्रसिद्ध हो रही सीमा हैदर की मुंह दिखाई बुधवार को शुरू हुई। इस दौरान सचिन के परिवार ने सीमा को देखने के लिए घर आने वालों के कुछ नियम बना दिए। इसके लिए घर के बाहर एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें एंट्री कराने के बाद ही सीमा से मिलने की इजाजत दी जा रही है। सचिन के पिता द्वारा बनाए गए इस कड़े और नए नियम के तहत अब महिला हो या पुरुष या फिर मीडिया कर्मी हो, सीमा भाभी का अगर दीदार करना है तो सभी को रजिस्टर में अपना नाम, पता, फोन नंबर और मिलने की वजह भी लिखनी जरूरी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि परिवार द्वारा जब से सीमा हैदर की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई है तब से ही काफी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग सीमा और सचिन से मिलने और इस नए जोड़े को गिफ्ट और आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, इमोशनल वीडियो के जरिए सीमा हैदर ने अपने कैरेक्टर पर दी सफाई, पाकिस्तान को भी दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तानी प्रेमी के लिए 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भले ही मीडिया से दूरी बना ली है, लेकिन अब वो सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात रख रही है। सीमा ने जासूस और कैरेक्टर पर उठाए जा रहे सवालों का एक इमोशनल वीडियो से जवाब दिया है। उसने पाकिस्तानियों के नाम भी एक वीडियो बनाया और कहा कि उन्हें जो भी इल्जाम लगाना है लगा लें। हिंदू और हिंदुस्तानी बन जाने पर गर्व बताते हुए सीमा ने कहा कि वो सचिन के साथ ही रहेगी। दरअसल पहले सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसे वापस आने को कहा, तो अब एजाज नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने दावा किया कि वो उसकी प्रेमिका है। इस बीच सीमा के जासूस होने को लेकर भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इन खबरों पर अपनी सफाई देते हुए सीमा ने इंस्टाग्राम पर कहा कि जैसे नई खबर चल रही है, बुरा भी लग रहा है और हैरत भी हो रही है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान से क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, मैंने उन्हें नहीं सुना, लेकिन अफसोस भारत के न्यूज का हो रहा है। लोग क्या क्या कह रहे हैं, हर तरीके से मुझे गलत कहा जा रहा है। जासूस, गलत कैरेक्टर, मुझे बहुत बुरा लगा। जमीर को भी ठेस पहुंची। सीमा ने एजाज को अपना भाई बताया तो किसी गलत रिश्ते से भी साफ इनकार किया। उसने कहा कि जिस एजाज को तरह तरह से बताया जा रहा है वो मेरे भाई के समान है। आपको बता दें कि सीमा ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए है। जितनी भी चालें चलनी है चल लो, जितना इल्जाम लगाना है लगा लो। जैसे ही यहाँ की जासूसी एजेंसी मुझे क्लियर करेगी, मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूंगी, उनके साथ जीऊंगी और उन्हीं के साथ मरूंगी। उसने कहा कि मेरा प्यारा, मेरा सब कुछ सचिन है, मुझे उन पर भरोसा है और उन्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। सीमा ने कहा कि एक दिन मेरी मोहब्बत को सब मानेंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, अजीत पवार को मिल गया वित्त मंत्रालय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार से बगावत करके एनसीपी के अजीत पवार गुट के 8 विधायकों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध शुक्रवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी के विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और नियोजन मंत्रालय मिला है, तो वहीं छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही अजीत पवार गुट को कुल मिलाकर 8 मंत्रालय मिले हैं। बताते चलें कि गत 2 जुलाई को एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 8 बागी विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार ने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। लंबे मंथन के बाद अब सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ गई मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले पर विधानसभा स्पीकर को जारी कर दिया नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते के बाद होगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ
एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास में काफी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि स्पीकर से जल्द फैसला लेने के लिए कहें। गौरतलब है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, सेना के जवान तैनात, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सरकार को बताया गैर जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ के हालातों को देखते हुए सेना के इंजीनियरिंग कोर के जवानों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तुरंत सेना और एनडीआरएफ की टीम को उतारने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया कि यमुना का पानी शहर में आ गया है, इस वजह से आईटीओ और आसपास में बाढ़ आ गई है। मैंने मुख्य सचिव को सेना और एनडीआरएफ की मदद लेने के लिए निर्देश दिया है। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर सही समय पर दिल्ली सरकार ने तैयारी की होती तो यह हाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच केवल आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है। अगली बड़ी खबर, पहली बार खाटू श्याम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मांगी देश की खुशहाली की दुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को अपने राजस्थान यात्रा के दौरान श्याम की पावन नगरी पहुंची। उन्होंने श्याम मंदिर के दरबार पर शीश नवाकर देश की खुशहाली की दुआ मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ श्याम बाबा के दरबार में देश के लिए सुख शांति की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान सहित मंदिर पुजारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूजा करवाई। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहली बार आगमन पर बाबा को मनमोहक व भव्य रूप से सजाया गया। अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर हो गया विवाद। बोले मियां मुसलमान के चलते सब्जियां हुई महंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों देश भर में सब्जियों की कीमत चर्चा का विषय बनी है। असम में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको लेकर असम सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सब्जियों की कीमत पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। इस बीच पत्रकारों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से महंगी सब्जियों को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसके पीछे मियां व्यापारी हैं। उन्होंने कहा कि यही मियां व्यापारी महंगे दामों पर सब्जियां बेचते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सब्जियों के दाम काफी कम हैं। अगर आज असमी व्यापारी सब्जी बेचते तो वो असमिया लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते, लेकिन मियां व्यापारी असमिया लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने असम के युवाओं से आगे आकर सब्जी आदि बेचने के काम में सक्रिय होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर असमी युवा ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो वो उनके लिए जगह भी दिलवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्लाईओवरों के नीचे की उस जगह को खाली करवाने की भी बात कही जहां पर मियां व्यापारी सब्जियां और फल बेचते हैं। बता दें कि असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग असम में बड़े पैमाने पर सब्जियां और मछली के व्यापार में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, मेरठ दिल्ली हाईवे पर कांवड़ यात्रा बन गई यादगार। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से जमकर बरसाए फूल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार का दिन कांवड़ियों के लिए बेहद खास बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री के हाथों फूलों की बारिश होता देखा शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा बेहद यादगार बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से सीधे दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे। गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा निकली हुई थी। माहौल हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान था। मुख्यमंत्री योगी के लिए विशेष रूप से मंच सजाए गए थे। हजारों कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी ने अपने दोनों हाथों से फूल बरसाए। मुख्यमंत्री को पाकर कांवड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी का अभिनंदन किया। शिव भक्तों की ओर से योगी योगी हर हर महादेवा और जय भोले का उद्घोष सुनाई दिया। मेरठ में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से भी फूलों की बारिश की गई। अगली बड़ी खबर, अब फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे भारतीय, एफिल टावर से होगी शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भुगतान प्रणाली यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में सहमति बन गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां इसका उपयोग किया जा सकेगा और भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक कला केंद्र में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही भारतीय पर्यटक एफिल टावर के पास यूपीआई का उपयोग कर रुपए में भुगतान कर सकेंगे।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। 3 जिलों में 20 बूथों पर पंचायत चुनाव हो गए रद्द। मतगणना में गड़बड़ी के लगे थे आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी के चलते 3 जिलों में 20 बूथों पर पंचायत चुनाव रद्द कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इन बूथों पर नए सिरे से मतदान कराया जाएगा, जिसकी अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले संक्राइल में 15 से अधिक बूथों पर मतदान रद्द किया गया है। इन बूथों पर बाद में नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई कड़ी फटकार। कहा मतपत्र सड़कों पर बिखरे पड़े हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा व कथित अनियमितताओं पर राज्य चुनाव आयोग को लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है। रास्ते में पड़े मिले मतपत्रों के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मतपत्र सड़कों पर बिखरे पड़े हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले खून खराबे वाली हिंसा भी बीजेपी को चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि खून खराबे वाली हिंसा भी बीजेपी को चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या लगातार दोगुनी कर ली है। यह हमारी पार्टी पर लोगों के किए गए विश्वास का संकेत है। इससे पता चलता है कि जनता का स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के साथ है। निश्चित रूप से ये लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को जबरदस्त ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।